हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। मैंने आपको 3 वीडियोस में तीनों पार्टों के बारे में आपको पूरा बताया था। 3 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने क्लियर किया था। और अभी तीनों थर्ड जो पार्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अ, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कहाँ पर छोड़ा था? हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा था। पूना पैक्ट सितंबर 1932, जिसमें महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर का क्लैश हुआ था, और बाद में उनका समझौता भी हुआ था पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 1932। अब जो थर्ड पार्ट का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसका नाम है हिंदू मुस्लिम क्लैश। ठीक है, तो आप सब जानते हो, आफ्टर NCM यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फ्यू मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेटेड इन CDM। यानी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हो गया, उस टाइम पे तो मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बारी आई तो कुछ ही मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसमें बच्चों? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, इन द मिड 1920, यानी कब की बात करिए? 1920 की बात करिए। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस यानी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, मुसलमानों को ऐसा लग रहा था, मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू धर्म पे ध्यान दे रही है। यानी ऐसा मुस्लिम्स की मेंटेलिटी हो गई कि भाई जो कांग्रेस है वो सिर्फ किस पे फोकस कर रही है? हिंदू रिलीजियस पे। ठीक है ना। और उसका एक ग्रुप था हिंदुओं का उस टाइम पे, हिंदू महासभा एक ग्रुप था। उस पे ही सारे जो भी बातें हो रही है उसके ऊपर ही हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके ही क्लियर आउट की जा रही है। तो यार ऐसा लगा, है ना, मतलब ये एक तरीके से मुस्लिम्स को अच्छा ही लग रहा था कि यार अब हम लोग CDM में पार्टिसिपेट क्यों करें, जब कांग्रेस ध्यान ही हिंदूज पे दे रही है तो हमारा मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। तो जिसके कारण हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस क्या होते गए? बढ़ते गए। लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। किसके बीच में? हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे हिंदूज की पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, ऐसे मुस्लिम्स की थी मुस्लिम लीग। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मुस्लिम्स ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात हुई थी। याद है दलित्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। यस सर। मुस्लिम के लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने बोला हमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट इलेक्शंस नहीं चाहिए, हम लोग गिव अप करने के लिए तैयार हैं। ऐसा किसने बोला? मोहम्मद अली जिन्ना, लीडर ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी। उन्होंने बोला हम लोग ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, हम लोग उसको गिव अप कर देंगे, हमें नहीं चाहिए ये सब। पहले भी मैंने तुम लोग को बताया था सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, बताया था। यस सर, ध्यान से समझना। अब आप नीचे फोकस करो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि 2 शर्तें होगी तब जाकर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड क्या करेंगे सर? ख़त्म करेंगे। एक तो जो मुस्लिम्स थे उनको रिज़र्व सीट चाहिए थी, मुस्लिम्स को एक तो रिज़र्व सीट दे दो, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला। ठीक है सर। और दूसरी चीज़ क्या बोली? और दूसरी चीज़ ये बोली बेटा कि रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन पूरा पढ़ो। रिप्रेजेंटेशन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन बंगाल एंड पंजाब। अब सुनो, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी थी, पॉपुलेशन थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली डिमांड ये रखी कि सर रिज़र्व सीट चाहिए। दूसरी डिमांड कि जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगी यानी जो सीट्स होगी, कहाँ पर सर? सभाओं में, असेंबलीज़ में, वो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स क्या होनी चाहिए? रिजर्व्ड होनी चाहिए। आई बात समझ में? यानी पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज डिमांडिंग कि भाई पंजाब और बंगाल जहाँ पर मुस्लिम्स की ज़्यादा तादाद है, वहाँ पर जो सीट्स रिजर्व्ड होगी उसमें मेजॉरिटी, जो मेन जो मेजॉरिटी, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन या सीट्स मिलनी चाहिए मुसलमानों को। दैट्स इट। ये बात समझ में? ठीक है ना। कहाँ पर? पंजाब और बंगाल में। तो बोला अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड तभी गिव अप करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हमें एक सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, और दूसरा पंजाब और बंगाल में हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? बोलोगे सर ऐसा हुआ था क्या? अभी देखते हैं। ऐसा होने वाला था, लेकिन हिंदू महासभा जो हिंदू उसका सबसे बड़ा ग्रुप था, वो जो ग्रुप था उसका एक लीडर था जिसका नाम था MR जयाकर। ये सर्कल लगा दिया है, ठीक है। इसने मना कर दिया।
बोला मोहम्मद अली जिन्ना आपकी कोई भी डिमांड को हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग कोई भी आपकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना को एम.आर. जयाकर के बारे में पता पड़ा कि यार पहले ऐसा बोला गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड को रखा जाएगा, कौन सी डिमांड, ये 2 डिमांड, फर्स्ट एंड सेकंड, बाद में मना कर दिया गया। तो बाद में जब पता पड़ा तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या पूरे मुस्लिम सेक्शन को बहुत गुस्सा आया और क्लैशेस डे बाय डे क्या होते गए, बढ़ते गए। मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ। मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था, दिस इज़ रियलिटी, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, ठीक है, ढंग से समझना। यस, मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, जो सिलेबस का पार्ट है वो समझा रहा हूँ। मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि उनकी आइडेंटिटी का मतलब उनकी जो पहचान है वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। इज़ दैट क्लियर? ऐसा लिखा भी हुआ है। और हिंदूज़ अपने जैसे जैसे हिंदूज़ अपनी पॉपुलैरिटी गेन करते जा रहे हैं, तो जो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, सब मर्ज हो जाएगी। किसके अंदर सर? हिंदूज़ के अंदर। और आने वाले टाइम में सिर्फ हिंदूज़ का नाम आएगा, मेजॉरिटी जो कल्चर होगा, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होगी वो हिंदूज़ की होगी। तो मुस्लिम्स को थोड़ा बहुत इस चीज़ का डर था, क्योंकि कि वो इंडिया में एक माइनॉरिटी बनकर ना रह जाए। तो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे, आप लोग को सबको पता है, एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट नेशन, जो आज पाकिस्तान है इसी। इसलिए हिंदूज़ और मुस्लिम्स के क्लैश पहले से बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बढ़ गए थे। तो ये अपन का 3rd पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, अब मैं 4th पार्ट पे आता हूँ, और बहुत ईजी पार्ट है ना। यस बच्चों, तो ये रहा आपका 4th पार्ट। बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेन जो चैप्टर है वो 3 पार्ट तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको 4th पार्ट अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। एंड कंटिन्यू करते हैं हम लोग 4th पार्ट को। सर 4th पार्ट का नाम क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्ट यानी सब। अच्छा, इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया, ठीक है ना। सिर्फ क्या लड़ाई झगड़े करके नेशनलिज्म आया, कोई दूसरे तरीके थे जिसके थ्रू नेशनलिज्म आया। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सारे इंडियंस को यूनाइट कर रही थी? क्या कर रही थी बच्चों? यूनाइट कर रही थी। इज़ दैट क्लियर? यस, ध्यान देना। तभी इस पार्ट का नाम क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो देखना, यह लिखा है मैंने, नेशनलिज्म, ऑल बिलीव आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। भाई नेशनलिज्म आता कब है? जब सब मानते हैं हम एक ही देश के, जब सब मानते हैं हम एक ही देश के, तो तब नेशनलिज्म आता है, ठीक है सर। तो नेशनलिज्म को अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए। सिर्फ स्ट्रगल के थ्रू ही नहीं, लड़ाई झगड़ों के थ्रू नहीं, बल्कि कल्चर ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को लाने में। जैसे सॉन्ग्स, फिक्शंस, प्रिंट्स यानी इमेजेस, न्यूज़पेपर में रोज़ किसी न किसी लीडर के स्पीचेस आती थी, कुछ लेक्चर्स आते थे जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। सिंबल्स हो गए हमारे, आइकन्स, फ्लैग, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ध्यान से समझना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिया के लोगों को यूनाइट कर रही थी चीज़, वो थी इमेज ऑफ भारत माता। बोलते ना भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वो किसके लिए बोलते हैं? वो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया के लिए लड़ने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो एक इमेज थी भारत माता की, और वो आइडेंटिटी थी, यानी पहचान थी किसकी सर? इंडिया की। हर देश की कुछ ना कुछ होती है सर पहचान। यस सर, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया, है ना। और सर ये जो इमेज भारत माता की किसने बनाई थी? बीसीसी। सर ये बीसीसी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इज़ दैट क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने 1870 में वंदे मातरम भी लिखा था। यस सर। और ये जो वंदे मातरम है, ये उनकी एक नोवेल में भी लिखा गया था, जिसका नाम था आनंदामठ। क्या नाम था? आनंदामठ। और ये जो इमेज ऑफ भारत माता है, ये क्या है? स्पिरिचुअल है। जैसे भगवान की मूर्ति को हम लोग पूजते हैं, धार्मिक होती है भगवान की मूर्ति, वैसे भारत माता की इमेज क्या है सर? स्पिरिचुअल। और ये एक तरीके से प्रूफ है कि सारे इंडियंस किस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं सर? भारत माता की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एविडेंस है, एविडेंस यानी प्रूफ। और ये जो वंदे मातरम है, ध्यान से समझना, इसको स्वदेशी मूवमेंट हुआ था एक बेटा बंगाल में, वहाँ पर गाया जाता था। इज़ दैट क्लियर? ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, और कैसे था सर नेशनलिज्म? कैसे आया बेटा? टेल्स के थ्रू। टेल्स यानी स्टोरीज़, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में बताती थी, हमारे आइडेंटिटी कैसे, हमारी आइडेंटिटी क्या है, कैसे हमारी पहचान बनी, और कैसे हमारी पहचान को बिगाड़ा गया। ये सब किसने बिगाड़ा? अंग्रेज़ों ने। मद्रास में एक था पर्सन नतेशा शास्त्री, जिसने क्या लिखा था? तमिल फॉल्क टेल्स, यानी तमिल्स वाली कहानियाँ, जिसका नाम था फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इसमें लोगों के रियल थॉट्स के बारे में लिखा गया था बच्चों, ठीक है। और कैसे था जिसके थ्रू नेशनलिज्म आया बेटा? हिस्ट्री को रीइंटरप्रिटेशन। जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हो,
तो इससे आपको लग रहा है ना कि यार वाकई में हमारे फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया इंडिया को बचाने के लिए। यस सर। तो लिखा हुआ है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से क्या फील होता है सर? प्राउड फील करते हैं हम लोग कि यार वाकई में हमारा देश का जो एक पास्ट है वो काफ़ी हमारे लीडर्स ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है। और ये एग्जाम्पल है सर। क्या है एग्जाम्पल? किसका एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो समझ लो। इसमें एक चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा फ्लैग, इंडियन फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग यानी हमारा झंडा, ठीक है ना। तो आपको पता है उसके कौन से कलर हैं, ठीक है ना बच्चों? उसमें अशोक चक्र आता है, ठीक है। तो वो फ्लैग भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और उससे भी लोगों के अंदर यूनिटी आती है। मैंने आपको बताया ना नेशनलिज्म कैसे आता है, आइकन्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू क्या आ रहा था सर, नेशनलिज्म। तो दिस एंड्स योर चैप्टर। और बेसिकली 4th पार्ट में पूरा कंक्लूजन बताया गया कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म अचीव हुआ, लोग सब एक दूसरे से यूनाइट कैसे होते जा रहे थे, लोगों की भक्ति अपने देश के लिए कैसे बढ़ती जा रही थी, सॉन्ग्स, पोएम्स, फिक्शंस, ठीक है ना, हिस्ट्री के थ्रू, टेल्स, कहानियों के थ्रू, फ्लैग, आइकन, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है ना बच्चों। तो दिस एंड्स योर चैप्टर। एंड आप लोग ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ या जो आपको समझा रहा हूँ ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना ही देखना है। एक बार में समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार देख भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्लास जब पढ़ते थे प्रैक्टिकली तो कम से कम 1-1 घंटा हम लोग क्लास को 1-1 आवर क्या करते थे, अपन लोग पढ़ते थे। आपसे मैं पूछता भी था। तो क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखो। वीडियोस में मैं जो आपको नोट्स के थ्रू समझा रहा हूँ अपनी कॉपी में क्या करो, उतारो, ठीक है ना। अगर आप लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको कॉपी में उतारोगे और लर्न करोगे तो आराम से आपके 35 to 40 मिनट्स आराम से कंज्यूम हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? बाकी आपको जो भी डाउट्स है आपको नंबर दिया जाएगा व्हाट्सअप का और उसमें आप मेरे से जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हो और आपको मैं ऐप के थ्रू भी आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगा जो भी आपको सर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज़ और जितना हो सके वीडियोस को बार बार देखो और कोई डाउट हो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।